हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग जो अभी क्लास 10th का जो ये सभी चैप्टरों का जो सीरीज चला है, बारी बारी से सभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सोचा कि देखिए बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनको नंबर स्कोर करने के लिए एक जो ऑब्जेक्टिव है एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाता है। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव मतलब नंबर स्कोर करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो हम लोग आज से क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का भी एक अलग से सीरीज लाएंगे। ठीक ना। पर डे एक वीडियो आएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है। तो आप लोग से एक हम प्रयास रहेगा हमारा आप लोगों के लिए कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आ जाए। ठीक है। जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, रहता बहुत सिंपल है, सिर्फ उसको लैंग्वेज समझना होता है। ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ लीजिएगा इसका मतलब आपको फार्मूला वगैरह आ जाएगा, तो आपको लॉन्ग मेथड भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, पहली चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और सॉल्व करेंगे। हालांकि एक वीडियो में तो हो पाएगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा है। इतना है कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, मतलब 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होंगे। तो चला एक बात बताओ, हम जैसा जानते हैं कि सम चाहे विषम संख्या, तो सम संख्या केकरा कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगने पर कोई शेष न बचे। और विषम संख्या केकरा कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगने पर शेष बच जाए, एक बचे। हालांकि एक के शेष बचबे करेगा, एक से ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक ना। तो सम संख्या केकरा कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगने पर कोई शेष न बचे। और विषम संख्या वैसी संख्या को कहेंगे कि जिसमें 2 से भाग लगने पर कुछ शेष बच जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या होगा, बात को समझो। अगर आप देखोगे यानी कि शुरू से करेंगे तो 0 के बाद क्या 1 जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 7 इस तरीके से लेते चले 0 से 50 तक, तो आप समझिए एक क्या है, एक है एक विषम संख्या। ठीक ना। 2 क्या है, 2 हो जाएगा सम संख्या। 3 क्या है, 3 हो जाएगा विषम संख्या। 4 क्या है, 4 सम संख्या। अरे भाई 2 से जब 4 में भाग लगाओगे तो शेष कुछ नहीं बचता है, लेकिन जब 5 में भाग लगाओगे तो एक शेष बच जाता है। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ से बताइए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, हर एक के बाद दूसरा संख्या क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। 7 में से, और सम तक है ना, यहाँ पर 8 भी लिखते हैं, यानी कि 8 में से आपको 4 को सम संख्या दिख गया और 4 को क्या विषम संख्या में दिख गया। ठीक है ना। 4 को सम 4 को विषम, यानी कि आधा, 8 में से 4 4 हो गया। तो बताइए 50 में से कितने सम हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आधा 50 का आधा 25 को सम हो जाएगा और 25 को क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 25 आंसर। नेक्स्ट है कि 5, 15 और 20 के लौसह और मौसह का अनुपात पूछ रहा है। लौसह और मौसह का, तो देखो किस किस का पूछ रहा है, हम मिटाते हैं इसको। देखिए पूछ रहा है 5, 15 और 20 का, 20 का मौसह और लौसह का क्या, लौसह और मौसह का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लौसह क्या होता है कि लौसह वैसी संख्या होती है, ठीक ना। लौसह वैसी यहाँ पे एक संख्या होगा जिसमें तीनों से भाग लग जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, लौसह कहते हैं। और मौसह होता है कि वैसी संख्या जिस संख्या में तीनों में भाग लग जाए, वैसी। ठीक है। जैसे देखो लौसह हम यहाँ पर छोड़ो, उतना अगर समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पे बचपन वाला वही विधि से बना लेंगे। हमको आंसर चाहिए तो क्या आ जाएगा, 5, 15 और 20 का लौसह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ये 60। कैसे,
तो देखिए 60 में 5, 15, 20 सब से भाग लग जाता है। नहीं आता है तो निकालिए ना, 5 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि लौसो हो गया 60। लौसो क्या हो गया? लौसो हो गया 60। मौसो क्या होगा? तो मौसो कैसे निकालते हैं? तो मौसो के लिए वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन आए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5 को गुणनखंड विधि से, ठीक ना। यहाँ पर क्या इसको 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 5 का गुणनखंड होगा 1 गुने 5। चलो 15 का क्या हो जाएगा? तो 3 गुने 5। 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का होगा 2 गुने 5। तो आप गौर से देखेंगे तो 5 है तीनों में मिल गया आपको। तो 5 जब तीनों में मिला तो मौसो कितना हो गया? मौसो हो गया 5। और पूछ रहा है मौसो और लौसो का अनुपात। तो मौसो और लौसो का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे? लिखेंगे मौसो को ऊपर में लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे? लौसो। सॉरी लौसो और मौसो नहीं, तो लौसो ऊपर लिखेंगे, लौसो बट्टा मौसो। और देखिए इसका अनुपात कितना जाएगा? तो लौसो 60 है तो लिखेंगे 60 और बट्टा में 5। जब काटेंगे तो कितना जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि 12:1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका कितना आ गया? 2 का यहाँ पर आ जाएगा 12:1। क्या? इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर है पहला ऑप्शन है √10। चलिए दूसरा ऑप्शन है √24, तीसरा ऑप्शन है √35 और चौथा है √121। और पूछ रहा है जो अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में लड़का और लड़की दोनों हैं, तो हम बोलेंगे कि वैसे विद्यार्थी खड़े हो जाओ जो लड़की नहीं है। तो सिंपल सा बात हुआ कि जो लड़की नहीं है इसका मतलब वो लड़का है। तो बात वही हुआ कि अपरिमेय नहीं है तो इसमें कौन सा परिमेय कौन होगा? कन्फ्यूजन यही होती है। क्वेश्चन वाला देखिए थोड़ा सा वो भी तो दे सकता था ना कि कौन सी संख्या परिमेय है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे कि देखे ना अपरिमेय बस मार देते हैं अपरिमेय में। हालांकि ये टोटली गलती, उसमें आगे नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो कौन सी संख्या होगा समझो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? 2 गुने 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये तो 2 गुने 5 जोड़ा नहीं लगा तो इसी में रह जाएगा। इसमें जोड़ा क्या लगा? 2 और 2 का जोड़ा लगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 35 में क्या आ जाएगा? तो ये रूट अंडर 5 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जोड़ा नहीं लगा तो रूटे में, तो ये भी रूट में रह जाएगा, ये भी रूट में रह जाएगा। अच्छा 121 को क्या हो जाएगा? तो 11 गुने 11, यार इसका 11 जोड़ा लग गया तो 11 बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सिर्फ एक रूट 121 है, ये रूट में नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, तो ये कौन सी संख्या? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय नहीं है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है? अभाज्य संख्या है, तो P और Q का मौसो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए P और Q कौन सी संख्या? तो P और Q एक अभाज्य संख्या है। तो चला एक बात बताओ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अरे अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं कि जिस संख्या में भाग न लगे। तो ऐसा कोई संख्या न जिसमें भाग नहीं लगेगा, सब संख्या में भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो कौन से? तो 1 से तो सभी संख्या में भाग लग जाता है, और स्वयं से भी सभी संख्या में भाग लग।
अब मान लीजिए जितना है, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर लिए 11, तो 11 में तो 1 से भाग लगबे करेगा और साथ ही यहाँ में इसमें 11 से भी भाग लग जाएगा। तो जिस संख्या में स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे वैसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो बोला गया है कि देखिए P कोई एक संख्या है और Q एक संख्या है, तो दोनों एक अभाज्य संख्या है, तो मौसा ज्ञात करना है। तो चला एक बात बताओ कि अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या में मौसम में तो हमको कॉमन चाहिए, जो P में भी रहे या Q में भी रहे, बात समझ रहे हैं? वैसी संख्या मतलब P में भी रहेगा Q में रहेगा तब ना, तो कौन रहेगा? तो देखिए एक स्वयं रहेगा, इसको अंक से समझते हैं। मान लीजिए अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा। अगला 5 ले लेते हैं, तो 5 में भी 1 से भाग लगेगा और 5 से लगेगा। तो देखिए इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 गुने 3 और 1 गुने 5, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन 1 आ जाएगा। तो याद रखिए कि कोई अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही आता है। क्या आता है? एक ही आता है। कभी भी मतलब अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक ना, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बात को समझिए, हम अभी बात किए हैं अभाज्य संख्या किस संख्या को बोलेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? सॉरी, भाज्य संख्या। तो एक बात बताइए, जो यहाँ पर 2 तरीके का लोग हैं, अगर हम बात कर लें कि एक ग्रुप में छांट के बोल दें, ठीक है, किसी मान लीजिए कि एक निमंत्रण भोज हो, ठीक ना, और वहाँ पर 2 आइटम का खाना हो, एक वेज हो और एक नॉन वेज हो, ठीक ना, दोनों अलग अलग हो, तो वेज और नॉन वेज। तो अगर सीधा बोलेंगे कि यहाँ जो है कि इसमें जो मछली खाते हैं वो क्या है? नॉन वेज है, तो जो मछली नहीं खाते हैं कौन हो जाएंगे? ठीक ना, तो वहाँ पे वो क्या? वेज हो जाएंगे, ठीक ना। इसी तरीके से जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, और 1 और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगे वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक देखिए, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगी एक अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। देखिए इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा और साथ में 2 से भी लगेगा, तो 3 गो संख्या से लग गया। तो वह इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी सबसे छोटी भाज्य संख्या और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोनों का गुणनखंड यानी कि 2 गुने 4 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका हमारा आंसर हो गया 8, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। अब है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। अगर आपको देखिए वैसे क्वेश्चनों का विद सॉल्यूशन आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से मैसेज करिए, मैं आपको सारा का सारा भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा कि निम्न में से, ठीक ना, तो क्या है ऑप्शन? तो इस तो ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि निम्न में से बोला तो हमको सारा ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन लिखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है m+2, दूसरा ऑप्शन है 2m+1, 2m+1, और तीसरा ऑप्शन है यही तीसरा, हाँ, और तीसरा ऑप्शन है 2m, और चौथा है 2m-1, 2m-1। अब इस संख्या दे दिया है और बोला है कि m के लिए सम संख्या का, m पूर्णांक m के लिए
सम संख्या का रूप। तो यानी कि m यहाँ पर क्या है, तो m है यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या। तो बोल रहा है कि m को अगर पूर्णांक संख्या लिखेंगे तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या हो जाएगी। तो चलिए बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या लेंगे, मान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या हम इसमें धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक और शून्य भी आती है। शून्य न तो धनात्मक है, न ऋणात्मक है, न ही नेगेटिव है, न ही पॉजिटिव है। तो हम कुछ नेगेटिव से नंबर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इसको आगे आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि m बराबर हम लिए -1, 0 और 1 ले लिए, इतना ले लिए। अब जब ये तीनों ऑप्शन से हम सभी ऑप्शन में चेक करेंगे और पता करेंगे कि जब इसका वैल्यू तीनों का तीनों m पे देते हैं तो कौन सी संख्या यहाँ पे m हो जाती, m जो हो जाएगा मतलब m डालने पर वो सम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि m + 2 है, तो मान लीजिए कि m के जगह पर हम -1 रखें, तो -1 का +2, तो बताइए -1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1। अब ये जोड़ घटाव मान लीजिए आपको दिक्कतें हो रही है तो यहाँ तो हम नहीं बता सकते हैं, इसके लिए आपको फिर से फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए 1 रुपया आप कर्जा में है और या फिर मानिए 1 रुपया कर्जा में है और 2 रुपया आपके पास आ गया। 1 रुपया कर्जा में है और 2 रुपया जब आपके पास आएगा तो भाई कर्जा वाला को दोगे ना पहले, तो 1 रुपया कर्जा वाला को दे दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और वो आपके पास में बचेगा। तो ये बात तो वही हो गई। तो ये बताइए एक सम है कि विषम है, बिल्कुल विषम है, यानी कि सम नहीं हुआ, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए 2m + 1 के लिए, तो 2m + 1 के लिए यहाँ भी मान लीजिए 2 के जगह पर -1 लेते हैं और +1 कितना हो जाएगा, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 और +1 हो जाएगा, यानी -2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना, -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये सब तो बेसिक चीज़ है, यहाँ नहीं बता सकते हैं उतना डिटेल में, ठीक है। तो ये -1, तो ये भी विषम संख्या हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ भी लीजिए, तो 2 - 1 -1, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये भी विषम संख्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2m के लिए, तो 2 और माइनस गुने में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। चलो ये सम संख्या हो गया। 0 भी लेके देखते हैं, तो 2 × 0 = 0 और 0 एक सम संख्या है। बात को समझिए, इसको बेहतरीन ढंग से हर तरीके से हम बताए हैं फर्स्ट वीडियो में, वहाँ आप जरूर देखिएगा। 0 एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 चेक कर लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 2m क्या हो जाएगी कि पूर्णांक m के लिए सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो क्रमिक मतलब क्या हो गया, लगातार, क्रम मतलब लगातार, गैप नहीं। तो बताइए कोई भी 2 क्रमिक लगातार वाला नंबर में सम संख्या का HCF हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं कि लीजिए 2 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो दोनों का HCF कितना होगा, तो देखिए 2 को लिख सकते हैं 1 × 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, तो 2 आ गया। तो इसका HCF क्या आ गया, HCF आ गया 2। अच्छा ऑप्शन किस चीज़ में है, ठीक है यही है, ठीक ना। अगला देखिए, अगर लेते हैं 16 और 18, तो 16 और 18 में क्या आ जाएगा, तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 3। तो देखिए यहाँ पर 2 ही सेट कॉमन है, यानी इसका भी HCF क्या आ गया, इसका भी HCF 2 आ गया। तो कभी भी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा, ठीक ना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक। हम आपको क्या करते हैं, ये देखिए आज हम बहुत ही आराम ढंग से बताएं। नेक्स्ट जब क्लास लेंगे
तो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो उसमें हमारी थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक ना। और बेसिक जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको भी बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।